ओके गाइस, तो आज अपना नया टॉपिक अपन लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट टर्न पे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लिया था, और अगर आपने उस टॉपिक को ध्यान से मतलब सुना हो, पढ़ा हो, तो मुझे लगता है कि वो टॉपिक परफेक्टली क्लियर है। फिर भी आप क्या कर सकते हैं, जो हमने लास्ट टर्न पे रिकॉर्डिंग डाली थी उस रिकॉर्डिंग को फिर से देख सकते हैं, कहीं डाउट हो तो वहां से क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा जब डीबीपी और शीट सॉल्व करेंगे तब भी आप अपन उसको डिस्कस करेंगे। अब जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत पहला क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था, एक एटम को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी थी उसको अपन ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपसे मैं पूछूं क्या होता है, तो आप में से हर एक बच्चा यही बताने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्यों है, या फिर जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम पढ़ रहे हैं तो वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या आप में से कोई बता सकता है इस बात का जवाब? ऋषभ को नहीं पता, वरदायनी आप बताइए, क्या पता है बेटा? ज्यादा ओवरलैप होता है तो वो तो ठीक है, वो तो रेडियस के बारे में हमने बताया था, वहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वर्ड आ रहा था, वो छोड़ दो। मैं तो ये तुमसे कह रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये बताओ। तो भी कुछ तो पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, डेफिनेशन नहीं पता तो क्या होती, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं? अच्छा वरदायनी बताओ बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई डिफरेंस है? वरदायनी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं और और कोई डिफरेंस तो नहीं पता। कभी दिमाग में ये वाला थॉट नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कोई दिमाग में कभी थॉट नहीं आया कि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी पढ़ रहे हैं, दो दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों? चलो मैं बताता हूँ, बहुत देर हुई इस बात को बोलते हुए। अब इस बात को समझने की कोशिश भी करते हैं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये टॉपिक अभी अपन पढ़ रहे हैं, पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई वी हैव टेकन द टू टॉपिक्स हैविंग सिमिलरिटी, मतलब उसके अंदर दोनों में कुछ एक जैसी सी बात है। जरा समझाता हूं। सबसे पहले इस वर्ड को समझो। क्या आप इस वर्ड को जानते हो, ये सिस्टम वर्ड क्या होता है? जिस कैसे भी समझा दो, सिस्टम बताना है, सिस्टम क्या होता है। अरे इतना बड़ा बड़ा बातें मत बोलो, हम तो सिंपल सी बात करते हैं। जिस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिस्टम हो। ये पेन, तो दिस पेन इज अ सिस्टम, और इस पेन के अलावा दुनिया पूरी सराउंडिंग्स कहलाती है। ये रिमोट है, तो मैंने कहा दिस रिमोट एक सिस्टम है, और उसके अलावा पूरी जो दुनिया है वो क्या हो गई? सराउंडिंग्स हो गई। तो जिस भी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं सिस्टम हो गया, मेरे अलावा बाकी पूरी दुनिया सराउंडिंग होगी। जिस भी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सिस्टम हो गया, और उसके अलावा बाकी पूरी दुनिया क्या हो गई? सराउंडिंग्स हो गई। ये बात समझ में आती? ऐसा साइंस ने एक चीज मान ली कि सिस्टम जो होता है वो सिस्टम कि हम लोग एक एनर्जी मान लेते हैं, लेट से जो भी हम सिस्टम, जैसे दिस रिमोट इज अ सिस्टम, तो इसकी हमने ई एनर्जी मान ली।
अब अगर अपन सराउंडिंग से कोई एनर्जी इसको देंगे या सराउंडिंग से इसमें से कोई एनर्जी लेंगे तो सिस्टम की एनर्जी में चेंजेस आएंगे। अदरवाइज अगर सराउंडिंग के साथ कोई लेन देन नहीं है तो ये सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? ये सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये दो टर्म्स क्यों पढ़े। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अगर मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी तो एक एटम है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन हम उसमें दे रहे हैं सो दैट कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। ये जो एटम है, ये एटम एक सिस्टम है और ये जो इलेक्ट्रॉन है हम उसमें ऐड कर रहे हैं फ्रॉम सराउंडिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हम उसमें ऐड कर रहे हैं फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो क्या सर्टेनली एनर्जी चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? एनर्जी चेंजेस होंगे और हुए थे। क्या जो एनर्जी चेंज थे क्या उसको हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम दिया था? अरे नेगेटिव है या पॉजिटिव है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है तो एनर्जी रिलीज होगी तब नेगेटिव होगा, और उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं और हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। ठीक है, पर क्या एनर्जी चेंजेस हुए? जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने क्या किया, मेरे पास मतलब पेन है, रिमोट है, जो भी है मेरे पास है, मैंने सामने टेबल पड़ी है वहां से एक पेन लिया और अपनी जेब में रख लिया। तो ऑफ कोर्स मैं सिस्टम था और मैंने सराउंडिंग से कोई चीज अपने अंदर ले ली, तो क्या मेरी एनर्जी में चेंजेस हो गए? ऑफ कोर्स वो एनर्जी में चेंज हो गए। लेकिन मैंने क्या किया, दूसरी कंडीशन में ऐसा किया कि मेरे इस हाथ में एक पेन है, मैंने उस हाथ से पेन को इस हाथ में ले लिया। क्या बताओ सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंजेस हुए? नहीं। अगर मैंने कहा कि एक एटम ए है और एक एटम बी है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है जो इन दोनों के हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कहलाते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या देखा जाए तो ये पूरा एक सिस्टम है, और अगर ये पूरा एक सिस्टम है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोई बाहर से अंदर या अंदर से बाहर हम नहीं भेज रहे हैं, बस ए और बी के जेड इफेक्टिव के बेसिस पर मान लेते हैं कि ए का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये ए के थोड़ा पास आ जाएगा, जिसके कारण हमें ये फीलिंग आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन ए के नजदीक है और इसीलिए ए पर उसके चार्जेस की फीलिंग आने लगेगी। जितने चार्जेस की फीलिंग इधर नेगेटिव आएगी उतनी ही चार्जेस की फीलिंग इधर पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए की तरफ आ गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी जो है वो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सराउंडिंग से हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन ना लिया है ना दिया है, सिस्टम के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। क्या बोलो जो मैंने बोला समझ में आया या नहीं आया? तो ये जो चीज है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से लिए जा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में खुद के ही इलेक्ट्रॉन को पास में सरकाया जा रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड जब हम पढ़ रहे थे तो उसकी डेफिनेशन में था इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज और इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सराउंडिंग। दूसरा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि सराउंडिंग से वो इलेक्ट्रॉन ले ले, जबकि डेफिनेशन अभी वरदायनी ने इसकी बोली थी तो यही बोला था इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन साथ में उसने वर्ड क्या बोला? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन जो कि इसके खुद के हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अभी भी एक क्वेश्चन अनआंसर्ड है, क्या? वाई? हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के होते हुए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों पढ़ रहे हैं?
हमें किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की फीलिंग आ गई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से. व्हाई वी आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज अनदर टर्म? और कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे तो नेचर में. ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक एटम जब आइसोलेटेड होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, व्हाटएवर. लेकिन जब वो किसी एटम के साथ में जुड़ा होता है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है. बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम व्हेन इट इज अटैच्ड टू अनदर एटम. तो ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी के साथ अटैच होने के कारण प्रॉपर्टी है कि उस समय पर प्रॉपर्टी है, जबकि ये एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है. इसी बात से एक मैंने चीज को पिक कर लिया. क्या पिक कर लिया? कि ये जो प्रॉपर्टी है ए एटम की, ये ए एटम की प्रॉपर्टी अगर ये बी के साथ जुड़ा है तो है, अगर सी के साथ जुड़ा है तो हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसी कंडीशन में सी के पास आ जाए, सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ए से. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए बी में तो ए के पास आ रहा है, जबकि ए और सी दूसरा कंपाउंड है, उसमें सी के पास जा रहा है. इससे क्या सीखा मैंने? इससे मैंने ये सीखने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब एटम एक आइसोलेटेड केस में होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, मान लिया, लेकिन जब वो बॉन्डेड स्टेट में होता है तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है. और उस समय उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना बहुत जरूरी है कि वेदर कि इसकी इलेक्ट्रॉन अटैक करने की टेंडेंसी इसके साथ अटैच जो एटम है उससे ज्यादा है या उससे कम है. इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक नई टर्म और दे दी गई. क्या बताइए वरदायिनी, मेरी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? गुरशब्द, तुम्हें मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है? दोनों बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये दो जो टर्म्स हैं, इसका मोटिव है इस बात को क्लियर कर लेना, इस बात को समझ लेना कि दोनों अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ऑफ कोर्स है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन दोनों की नीड अलग अलग है. ये आइसोलेटेड एटम के लिए हमको देना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने दिया, लेकिन जब एटम हमने देखा बॉन्डेड हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी तो कुछ और है, तो फिर ये नई टर्म और देनी पड़ गई, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहां तक मेरी बात अगर सभी को समझ में आ गई हो तो हम इसको बिल्कुल एकदम आइडियली पढ़ लेते हैं. जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना. अगला है हमारे पास में वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आपने देखा होगा जैसे कि वाटर होता है तो वाटर पे ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और H पे डेल्टा प्लस होता है, लेकिन वहीं OF2 में ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है. वहीं ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि एटम जब कंडीशन बदलती है तो उसकी टेंडेंसी भी बदल जा रही है. मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? और एग्जांपल देता हूं. याद करो आपने बोला था, ध्यान से सुनना, आपने बोला था ऑक्सीजन एटम पहला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना उसको अच्छा नहीं लगेगा. याद है वो पॉजिटिव थी डेल्टा Hg. और इवन नाइट्रोजन एटम की पहले ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव थी, उसको पहला इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड एटम में लेना ही पसंद नहीं था. याद आया? लेकिन अब आप देखो कि नाइट्रोजन अगर किसी एटम से जुड़ा है तो उल्टा वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रहा है, तो टेंडेंसी बदल जा रही है. अभी पढ़ेंगे डिटेल में ऑफ कोर्स, पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आइसोलेटेड एटम में यार मैं अकेला हूं तो मेरा बिहेवियर अलग है, मैं पब्लिक में रहूंगा तो मेरा बिहेवियर बदल रहा है. दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड. मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ में हूं तो मैं अलग तरह से बिहेव कर रहा हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ हूं तो अलग तरीके से बिहेव कर रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूं तो मैं अलग तरीके से बिहेव कर रहा हूं. ऑफ कोर्स सराउंडिंग के साथ में, मतलब जो जिसके साथ में अटैच्ड हूं उसके साथ में रहने पर मेरी प्रॉपर्टी में बदलाव आ रहा है, लेकिन जब मैं अकेला होता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी रहेगी कुछ, क्योंकि मैं अकेला हूं तो मैं हमेशा, जब भी मैं अकेला होऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी वही रहेगी. क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आगे चलते हैं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक्चुअली डेफिनेशन होनी चाहिए, इट इज द कंपैरिजन ऑफ टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन. इट इज द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली द कंपैरिजन ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन. ये कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी का. सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं कह रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता हूं, तो वर्ड मैंने बोला ज्यादा, यानी कि अगेन आई एम डूइंग द कंपैरिजन. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी
कंपेयर करना इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यहां अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दो टर्म्स हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट, जब वो किसी के साथ अटैच्ड है। अटैच स्टेट एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जबकि इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। क्यों? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि इसकी एक वैल्यू हम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? याद करो, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपने एनर्जी चेंजेस देखे। सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन लिया तब एक एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी रिलीज हुई, चाहे वो आज आप हिंदुस्तान में देखो, चाहे आप कोई इंग्लैंड चले जाओ और वहां जाके उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू देखो तो सेम रहेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर फ्लोरीन की कोई वैल्यू है, या क्लोरीन की कोई वैल्यू है, नाइट्रोजन की कोई वैल्यू है, या ऑक्सीजन की कोई वैल्यू है, सोडियम की कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू फिक्स है, वही रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि वो तो ऑब्जर्वेबल है, एक्सपेरिमेंटल है, वो तो रियल वैल्यू है, रहेगी। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती। एक और इसका तरीका बताता हूं। ये टर्म जो है, वर्ड होता है एब्सोल्यूट एंड वर्ड होता है रिलेटिव। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हमने कहा कि भाई ये लड़का है, ये लड़की है, ये जो टर्म है, दीज आर एब्सोल्यूट, दीज आर इंडिपेंडेंट। कि वो लड़का इसलिए क्योंकि वो लड़की है ऐसा नहीं है, लड़का है दैट्स अ गुड पार्ट, दैट्स लड़की है दैट्स अ गुड पार्ट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज एब्सोल्यूट, इट इज नॉट डिपेंडेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमने ऐसा कहा कि ये जो है ये काला है, और हमने कहा कि ये गोरा है, तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज रिलेटिव। क्यों? अगर हमने किसी पर्सन को कहा कि ये काफी फेयर है, काफी गोरा है, काफी फेयर है, इट मे बी पॉसिबल किसी और के कंपैरिजन में वो काला हो। अगर हमने कहा कि ये डार्क है, हमने उसको काला कहा, हो सकता है वो किसी और के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा फेयर हो। तो फेयरनेस जो हुई वो एक स्केल हुई, वो एक रिलेटिव वर्ड हुआ। जबकि जो हमने कहा कि किसी का जेंडर, दैट इज मेल होना, फीमेल होना, दैट इज एब्सोल्यूट। वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एब्सोल्यूट है, कि किसी एक एटम के लिए डिफाइन कर दी, डिफाइन क्या कर दी, मतलब बाकायदा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई और वो फिक्स्ड है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टर्म है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो एक एनर्जी चेंज तो हो ही नहीं रहा है, कोई एनर्जी चेंज तो हो नहीं रहा, तो वो एक रिलेटिव टर्म है, किसी से ज्यादा और किसी से कम। तो सर हम इसकी वैल्यू कैसे लाते हैं? इसकी तो वैल्यू हमारे पास आ गई, जब इसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है तो वैल्यू कैसे लाते हैं? इस बात को भी मैं सिखाऊंगा, वैल्यू कैसे लाते हैं। क्या यहां तक मेरी सारी बातें समझ में आ गई जो मैंने बोली? यस सर। ओके, क्या मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये गोरा है, ये काला है, ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी के बेसिस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसी तरीके से क्या आप इस फेयरनेस को, गोरेपन, कालेपन को क्वांटिफाई कर सकते हो? ये इतना गोरा है और इतना काला है, क्या वैल्यू बता सकते हो? सोचो, ध्यान से सोचो। वरदायनी। सर अगर एक रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट करें तो बता सकते हैं। कैसे? हाँ बिल्कुल सही जा रही हो। कैसे स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रही हो? सर किसी एक स्किन कलर का रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि हम उसे फॉर एग्जांपल अगर 0 मान लें तो उसके कंपैरिजन में जो पेयर होगा उसे S0 मान सकते हैं। ओके, तो इनका कहना है कि अगर हमें एक स्केल बना दें, और क्या इसका एक एग्जांपल है, कई साल पहले, मतलब मैंने टीवी पे एक ऐड देखा, उसके अंदर एक कंपनी थी फेयर एंड लवली, उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्केल बनाई जो कि उस जो फेयर एंड लवली की ट्यूब आती थी उसके कार्टन जा रहता था उसके ऊपर वो छपी भी रहती थी। उसमें ऐसा था कि आफ्टर सम वीक्स आपका जो स्किन का टोन है वो ऐसे चेंज हो जाएगा, ग्रेडेशन बता रहा था कि मतलब वो डार्कर से ब्राइटर की तरफ चला जाएगा, फेयर हो जाएगा, ऐसा उसमें था। तो एग्जैक्टली मैं आपको यही कह रहा हूं कि वो जो स्केल बना रखी है, उन्होंने क्या करा, देयर आर सम कलर्स, कॉमन कलर्स, जो टोन्स हैं, ब्राइटर और डार्कर की जो टोन्स हैं, फेयरर और डार्कर की जो टोन्स हैं, वो उन्होंने स्केल के ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस बना दी यहां हल्का। और आप क्या करो, उसको अपने चेहरे पे टच करो और चेक करो कि मैं कौन से नंबर का इस समय
फेयर हूं या कौन से नंबर का मैं डार्क हूं, वो चेक कर लो, किसी और के चेहरे पे भी चेक कर लो, तो आपको पता लग जाएगा। हो सकता है कि ये 5 नंबर गोरा है और ये 4 नंबर गोरा है उस स्केल के हिसाब से, तो आपको पता लग जाएगा कि ये 5 है और वो 4 है, यानी कि वो कम है और ये ज्यादा है, समथिंग लाइक दैट। बट उसके लिए क्या वो स्केल बनानी पड़ेगी। सर वो स्केल कहां से आई, वो कन्वेंशनली डिसाइडेड है। कुछ आदमी ने बैठ के सोचा यार ये टोन्स बना लेता हूं, थोड़ा सा डार्क करता आता हूं, उन्होंने एक टोन बना लिया कंप्यूटर में बैठ के, एक कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब मैंने सोचा और बना दिया, दिस इज समथिंग कन्वेंशनल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट होती है, कौन बना रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती है, वो तो बाकायदा एक्सपेरिमेंट है ना, वो तो रियलिटी है। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यूज आपने सुनी होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, नाइट्रोजन की भी 3 होती है, तो ये सब चीजें क्या है, दीज वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं, दीज आर कन्वेंशनली डिसाइडेड और दीज आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू अ स्केल, स्केलिंग की गई है। मैं वो स्केल के ऊपर आने वाला हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के जो डिफरेंसेस हैं उसको समझा। तो टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सराउंडिंग, जबकि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, उसके खुद के इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन बॉन्डेड स्टेट। ये मैंने समझाया, एक इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से इसमें ऐड हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट इट हैज अ रियल वैल्यू। जबकि यहां पर उसके खुद के एटम, जैसे ए और बी एटम है, तो उसमें ए का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वो खींच रहा है, तो उसकी टेंडेंसी। एक एटम है जिसके पास में कुछ लोन पेयर है, लोन पेयर समझते हो, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि उसका है जब वो बॉन्ड बना रखा है, लेकिन वो सिर्फ उसका है, दूसरे एटम का नहीं है, जबकि ये कहलाते हैं बॉन्डेड पेयर्स। ये बॉन्ड का हिस्सा होते हैं, जबकि ये उसी एटम का हिस्सा होते हैं, तो ये कहलाते हैं लोन पेयर्स। इस लोन पेयर को खींचना, जैसे कि यहां पर है इस फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन जो कि इस एटम के पार्ट है और वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, सराउंडिंग से नहीं ले रहा है। इन सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो यहां पर एक वर्ड मैंने देखो नया कॉइन किया, आप ध्यान दो, यहां पर वर्ड लिखा है ओन इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने उस वर्ड ओन इलेक्ट्रॉन दिया है, ना कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन जनरल अपन वर्ड क्या देते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप सोचते हो सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन मैंने आपको यहां बताया कि इस लोन पेयर को भी अट्रैक्ट करना, इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना, यह भी क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। क्या बात समझ में आ रही। यहां पर देखें तो यूनिट होती है, यूनिट फुल क्वांटिटी, जैसे कि एनर्जी की यूनिट्स हो सकती हैं किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इस तरह से इसकी रियल वैल्यूज होंगी। जबकि देखा जाए तो यहां पर क्योंकि नो नेट एनर्जी चेंज, कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई वैल्यू नहीं आ सकती, ऑब्जर्वेबल वैल्यू नहीं आ सकती, इसीलिए ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। यस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, वैल्यू फिक्स्ड है, ये वैल्यू फिक्स्ड है, या अपन कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल है और ये वैल्यू फिक्स है। जबकि यहां देखें तो ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है, और इसीलिए इसकी कैलकुलेशन स्केलिंग से की जाती है। कैसे की जाती है इसकी कैलकुलेशन, स्केलिंग से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। वो स्केलिंग वर्ड का मतलब क्या था जो मैंने आपको भी समझाया, जैसे कि मैंने आपको फेयर एंड लवली का एग्जांपल दिया था, ये टोन जो है आप देख सकते हैं थोड़ा डार्कर, ऐसे लाइट 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 बहुत लाइट हो रहा है, तो इधर से इधर जा रहे हैं हम अगर, तो टोन जो है वो डार्कर से लाइटर की तरफ जा रहा है। अब इसको अगर अपन अपने चेहरे पे लगाकर चेक करेंगे तो वी कैन हैव अ कह सकते हैं ना इमेजिनेशन, वी कैन हैव अ यूनिट्स, वी कैन, यूनिट्स तो नहीं बोले, वी कैन हैव अ वैल्यू फॉर आवर फेयरनेस। हम कह सकते हैं यार ये 4 नंबर गोरा है, ये 5 नंबर गोरा है, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो मैंने ऐसा कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड टुवर्ड्स इटसेल्फ। स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 साइंटिस्ट ने दी है, पहला है पॉलिंग, दूसरा है मिलिकन, तीसरा नीचे लिखा है जो मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज ऑलरेड रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां नीचे लिखा हुआ है, आपको जो पीडीएफ मिलेगी तो आपको उसमें मिल जाएंगे, अभी नीचे दब गया है वो नाम, ऑलरेड रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल है, लेकिन आई रिपीट
दीज ऑल आर स्केल्स, रियल वैल्यूज तो कोई निकाल ही नहीं सकता, दीज आर द स्केल्स। कुछ पहले मानो, इस जैसे अभी वरदायनी ने कहा कि सर हम किसी एक टोन को 0 मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में किसी की वैल्यूज को दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही पॉलिंग ने, मिलिकन ने और ऑलरेड रोशो ने माना। हाँ, इनकी सोच अलग अलग थी, लेकिन इनका कहानी वही थी कि एक के बेसिस पे दूसरे को निकालना। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात करते हैं? पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? उसने कहा XA एंड XB, XA माइनस XB जो टर्म है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बता रही है। XA इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, मैंने लिखा है यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B इज XA एंड XB। EAB क्या होता है? दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक AB बॉन्ड। AB बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे तो उसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को नाम दिया है EAB। AA बॉन्ड, अगर AA बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे तो रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम दिया है EAA, और जब आप कोई BB बॉन्ड को तोड़ोगे तो रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम दिया है EBB। यानी कि ये जो साइंटिस्ट है इसने स्केलिंग जरूर करी, लेकिन इसका स्केल करने का जो तरीका था वो काफी लॉजिकल था। उसने कहा कि एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो ऑफ कोर्स जब वो बॉन्ड बनाता है तो अच्छी अट्रैक्शन है। सोचो वही अट्रैक्शन है, वर्ड अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ना कोई उसका अट्रैक्शन, उसी अट्रैक्शन को हमको निकालना है। तो बोलता है जब AB बॉन्ड बनाएगा तो उसका अट्रैक्शन कितना है? जब AA आपस में बॉन्ड बनाता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं HCl, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे HCl की बॉन्ड एनर्जी, AA के अंदर लिखेंगे H2 यानी कि HH की बॉन्ड एनर्जी, यहां पर EBB में लिखेंगे ClCl, Cl2 जब तोड़ेंगे तो ClCl की बॉन्ड एनर्जी, वो यहां पर पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला उसने कैसे डिराइव करा, दिस इज नॉट आवर कंसर्न, दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इन सब चीजों को यहां पुट करने से हमको यहां पर XA और XB का डिफरेंस मिलेगा। यू हैव टू पुट समथिंग बाय योरसेल्फ, क्योंकि एक वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सब पुट करना होता है। ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी। आपको XA और XB में से कोई एक चीज पुट करनी है, आप क्या करोगे? आप कोई एक चीज को कन्वेंशनली पुट कर दोगे। उस साइंटिस्ट ने सबसे पहले हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करी या नाइट्रोजन की वैल्यू पुट करी या फ्लोरीन की वैल्यू पुट करी, वी कांट से, बट अधिकतर किताब वाले ऐसा कहते हैं कि उसने सबसे पहले फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो 4 होता है, उसकी वैल्यू पुट करी होगी। मान लिया कि उसने यहां पर फ्लोरीन की वैल्यू पुट कर दी, फ्लोरीन की वैल्यू पुट कर दी तो दूसरे एटम की वैल्यू वहां पर आ गई। लेट्स से HF की बात करते हैं, तो उसने यहां पर HF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पुट करी, यहां पर HH बॉन्ड की एनर्जी पुट करी, यहां पर FF बॉन्ड की एनर्जी पुट करी, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन पुट करा तो उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H आ गया। ऐसे ही एक एटम से दूसरा एटम से, दूसरे से तीसरा एटम को लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, सारी वैल्यूज आपके सामने आती जा रही है। क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस। जब उसने ऐसा किया, देखो मैं आपको बताता हूं स्टैंडर्ड जो कि हम लोग हमारी पढ़ाई के दौरान पूरे आज से आगे जब भी हम कोई भी पढ़ाई करेंगे तो उसके दौरान जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बात करेंगे तो हम इस पॉलिंग की वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। यानी कि आगे से जब भी आपको फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलनी है तो 4 बोलनी, क्योंकि पॉलिंग ने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 बोली थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी कोई वैल्यूज यूज करते हैं तो किसकी यूज करते हैं? पॉलिंग की यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है जिसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने अगले पेज पे वैसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लिखी हैं, पर यहां पर एक बार बताता हूं। इस पूरी फर्स्ट ए के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी याद करनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी देखा जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी लर्न करनी है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर आप तो कभी वैल्यू लर्न करने के लिए नहीं बोलते, आज क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कोई कैलकुलेशन में नहीं लगानी कि यहां रखनी है, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर आपको पता होती है तो आप इसकी एप्लीकेशन पे आ जाते हो। कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, A और B है और A और C है। अब A जब B के साथ जुड़ा है तो A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन A जब C के साथ जुड़ा है तो C मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप नहीं कर पाओगे इस बात को जब तक आप कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू को नहीं जानते। कुछ को जानने के बाद कंपेयर कर लोगे कि अगर मैंने बोरोन को एल्यूमिनियम से जोड़ा तो क्या होगा, बोरोन को हाइड्रोजन से जोड़ा तो क्या होगा।
क्योंकि आपको हाइड्रोजन की वैल्यू पता है तो बोरोन की वैल्यू पता होने की जरूरत नहीं है, वो आप कंपैरेटिव कर लोगे कि हाँ भाई ऐसा करना है। दिस इज समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे जाके हम इस वर्ड को बोलेंगे बॉन्ड पोलैरिटी। क्या वर्ड बोलेंगे? बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, एक और चीज, इस पेज पर यहां पर एक डेल्टा भी बना हुआ है। ये डेल्टा क्या है? कुछ नहीं है, उसने क्या करा, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक लेटर से या एक टर्म से डिफाइन कर दिया, दैट इज डेल्टा। इसका मतलब होता है आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। इस टर्म को, जो मैंने वर्ड बोला, ये जो आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी मैंने बोला, इस टर्म की इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस एक ऐसा वर्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन के टू एंड फ्रो मोशन को बताता है, मूवमेंट को बताता है। और आयोनिक वर्ड जो है उसका मतलब कहीं ना कहीं चार्जेस का एक तरफ आने से कहीं ना कहीं कह सकते हैं पोलैरिटी जनरेट होने का कह सकते हैं एक सिंबल है, एक कहीं ना कहीं उस बारे में एक हिंट है। तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का आना हमें आयोनिक वर्ड से पता लगता है। तो ये दोनों को मर्ज करके एक वर्ड बनाया गया है, आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। वी हैव टू पुट दैट वैल्यू इन डेल्टा। क्या ये पूरा पेज पे तो समझाया, समझ में आ गया? एक छोटी सी बात और कहूंगा, बहुत छोटी छोटी क्लासेस के अंदर से मेरी भी डॉटर भी पढ़ती है, उन सभी की क्लासेस के अंदर ऐसा कहा जाता है, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, ये 5 लीटर वाटर है और ये 5 kg आटा है, बताओ टोटल कितना हुआ? तो सर 5 and 5 तो 10 हो गया। अरे नहीं नहीं, ये वॉल्यूम 5 लीटर दिया है और ये वेट 5 kg दिया है। यू कांट ऐड 2 यूनिट्स। क्या ये बात आप सभी को पता है? बहुत छोटी सी क्लास में समझा दी जाती है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, इधर देखना, इधर जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड पे एनर्जी की यूनिट्स चल रही हैं। ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। जब आप इधर एनर्जी पुट करोगे तो जो उधर आएगा क्या वो भी एनर्जी आएगा, क्योंकि यूनिट्स जो होती हैं वो यूनिट्स जब भी आप पुट करते हो तो वही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, सेम यूनिट्स होती हैं। तो अगर राइट हैंड साइड पे एनर्जी की यूनिट्स आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एनर्जी की यूनिट आएगी। तो उससे फीलिंग आती है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, लेकिन उसकी यूनिट तो एनर्जी की होगी। तो आंसर इज नो। पॉलिंग ने बिल्कुल साफ साफ इस बात को बोला कि यू हैव टू यूज जस्ट द वैल्यूज ऑफ द एनर्जी, नॉट द यूनिट्स ऑफ द एनर्जी। आपको सिर्फ वैल्यूज को यूज करना है, आपको क्या यूज नहीं करना है? उनकी यूनिट्स को यूज नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी मन में आज तो हो सकता है आपके क्लिक नहीं किया हो, लेकिन आगे जाके क्लिक करेगा। अभी अगले नंबर पे और चलूंगा फिर क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा? सर आप इधर तो एनर्जीज रखते हो तो उधर भी तो वैल्यू एनर्जी की आनी चाहिए। तो आंसर इज नो, उधर वैल्यू एनर्जी की नहीं लेनी है। समझ में आ गई मेरी बात? yes. आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यू हैव टू लर्न। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा 4, और ये याद हो जानी चाहिए, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर, दैट इज 3। कुछ टीचर्स या कुछ लोग पढ़ा देते हैं कि सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सर n मतलब 3 पॉइंट समथिंग है और क्लोरीन की 2.89 ऐसे है सर, थोड़ी सी सर इसकी ज्यादा है। ऐसा मत करो। अगर आप इंटरनेट के ऊपर पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओरिजिनल रख के डालोगे तो यू विल गेट द पॉलिंग हैंड रिटन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, और उसके अंदर उस भाई ने इसको 3 ही दिया हुआ है। तो हम अपनी सहूलियत के लिए वैल्यूज नहीं बदल रहे, जो दी गई है वो मान लेते हैं। आगे जाके जब हमको जरूरत पड़ेगी कि नाइट्रोजन क्लोरीन अगर साथ में हो तो किसकी ज्यादा, वो देखेंगे, पर आज नहीं करनी है वो वाला काम। हम ये मानते हैं कि पॉलिंग के हिसाब से वैल्यूज उनकी दोनों की 3 दी गई थी। वैसे ही कार्बन की, सल्फर की और आयोडीन की, इन तीनों की वैल्यू सेम दी गई थी, दैट इज 2.5। फॉस्फोरस की हाइड्रोजन के बराबर दी गई थी, दैट इज 2.1। तो दीज आर द वैल्यू, यू हैव टू रिमेंबर इट। मतलब कह सकते हैं ना, लर्न करनी ही पड़ेगी। और भी कुछ वैल्यूज, कार्बन की जो वैल्यू होती है वो आप देख सकते हैं, दैट इज 2.5 होती है। जब आपको कुछ ना बोला जा रहा 2.5 है, एक्चुअली ये कार्बन है इन जनरल कार्बन। इन जनरल कार्बन का मतलब क्या हो गया? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? थोड़ा आपको आता होगा, आप एक तरीके से 11th का सिलेबस तो कर ही चुके हो, और तो आप तो रिवाइज कर रहे हो एक तरीके से आज, तो थोड़ा तो आता ही होगा। नहीं आएगा तो आगे केमिकल बॉन्डिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें बता दूंगा। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उस समय उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। लेकिन अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा होता है तो थोड़ी और ज्यादा होती है,
और अगर वो sp हाइब्रिडाइज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होती है। तो यहां से यहां अगर अपन कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं, परसेंटेज s बढ़ रहा है, परसेंटेज s, जैसे कि इसका परसेंटेज s जो होता है वो s करेक्टर कितना है, दैट इज 25% है, इसका कितना है 33.3% है, और इसका कितना है 50% है। कैसे, sp है, एक s एक p, तो s का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आधा 50%। यहाँ एक s दो p है, टोटल लोग कितने हो गए, 3 लोग, 3 में से एक s, तो 1/3 into 100 33%। यहाँ एक s और 3 p, टोटल कितने हो गए, 4 लोगों में से एक s है, तो 25% उसका कंट्रीब्यूशन हो गया। न्यूक्लियस अगर मेरे पास है और मैंने आपको ऐसा कहा कि ये s है ये p है, तो जितना s का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो ये चीज को बताता है कि वो चीज न्यूक्लियस के करीब होगी, न्यूक्लियस के करीब है तो z इफेक्टिव ज्यादा है। सिंपल सी बात है, अगर परसेंटेज एस ज्यादा है वो ये बस बात को बताता है कि z इफेक्टिव ज्यादा है, और z इफेक्टिव ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो परसेंटेज एस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कहानी है वो बड़ी सिंपल है कि जिसका परसेंटेज एस ज्यादा होगा, इससे 50% है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दिस इज सो सिंपल टू लर्न। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, आगे जाके मतलब अगले पेज पे ही मैं आ रहा हूं इन सब चीजों पर, अभी वापस आऊंगा हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल पर, अभी आ रहा हूं। बट अभी जो मैंने बात बोली वो इससे रिलेटेड थी, मुझे लगता है कि शायद बच्चों को लर्न हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। जितनी भी वैल्यूज बोर्ड पर लिखी हैं अगर वो आपको लर्न नहीं है तो मैं मान के चलूंगा कि आपने मिस्टेक करी है, ये आपकी गलती मानूंगा मैं, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है तो ये मान के चलता है कि इतना तो बच्चों को याद ही रहता है, वैल्यू तक याद रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर मिलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और साइंटिस्ट आया मैदान में, उसने कहा कि यार मैं कुछ और सोचता हूं। बोला क्या सोचता हूं, बोला पॉलिंग का अपना थॉट था, पॉलिंग ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देने के लिए कुछ एनर्जीज को काम में लिया और आंसर दिया, बॉन्ड एनर्जी को काम में लिया इनफैक्ट और आंसर दिया। मैं कुछ और सोचता हूं। बोला क्या सोचते हो भाई, बोला मेरे हिसाब से अपन ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। बोला उसका क्या, बोला पुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, बोला इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। बोला ठीक है। बोला आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो बोला कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उस समय दी गई वाली एनर्जी। बोला इस बात को थोड़ा सा फील करते हैं। तो लोगों ने कहा कैसे फील करते हैं, अब आप मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, बोला कह सकते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखने की टेंडेंसी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रखा है, निकालने में कितनी ताकत लग रही है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बताती है सामने वाले का इलेक्ट्रॉन ले लूं, और आयनाइजेशन एनर्जी बताती है कि मेरा इलेक्ट्रॉन मैं किसी को ना दूं। कहीं ना कहीं क्या एक एटम का इलेक्ट्रॉन से जो प्यार है, जो टेंडेंसी उसको पकड़ने की, उसी चीज को बता रही है। देखो जरा इमेजिन करो कि एक एटम ए है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम बी है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मिलकर ए और बी बनाया। ये इलेक्ट्रॉन ए का, ये इलेक्ट्रॉन बी का। ए क्या चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास रखूं और ए का पकड़ लूं। बी भी यही सोचता है कि मैं खुद का इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास रखूं, ए का और पकड़ लूं। तो खुद के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होना इज आयोनाइजेशन एनर्जी, और बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखना इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा किसकी सोच थी, पॉलिंग की, मिलिकन की सोच थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बोलो। ए की सोच है कि मैं खुद का इलेक्ट्रॉन खुद पकड़ूं और बी का भी ले लूं। वैसे बी ने भी यही सोचा। बी ने क्या सोचा, बी का ये कहना है कि मैं खुद का इलेक्ट्रॉन पकड़ूं, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, और ए का इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं। तो उसने कहा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो टर्म है वो इसकी खुद की दो पॉइंट्स, ये जो दो कह सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं, इन पर बेस्ड है। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखें। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब मिलिकन के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी मेजर्ड यूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। उससे निकाली जा सकती है। उसने कहा कैसे, देखो मैंने यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड लिखे।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द ईज ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेने की आसानी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ डिफिकल्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन हम देंगे नहीं, सामने वाले का और ले लेंगे, हमारा देंगे नहीं, सामने वाले का और ले लेंगे। दिस इज समथिंग विच इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी को तो कहेंगे। क्या कभी आपने टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी का गेम देखा है या सुना है, खेला है? क्या होता है, एक रस्सी होती है, उधर भी एक टीम है, इधर भी एक टीम है, दोनों क्या कर रहे होते हैं, रस्सी खींच रहे होते हैं अपनी तरफ। क्या वहां पे हमारे दो मोटिव होते हैं? क्या मोटिव होते हैं? अपनी रस्सी हम पकड़ के रखेंगे, वो उधर जाने नहीं देंगे, और दूसरा मोटिव होता है सामने वाले की रस्सी और खींच लेंगे। ये मोटिव हमारा है, सामने वाले का भी यही मोटिव है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, ईज ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा। दूसरा, डिफिकल्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देने की कह सकते हैं टेंडेंसी। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? मिलिगन ने बहुत इजी कॉन्सेप्ट कर दिया और उसने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी बाय 2 कर दो। इस समय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो यूनिट है एनर्जी की, उसमें रखनी है। इस जगह वापस से वही बात आ रही है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में यूनिट ऑफ एनर्जी आ रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की हमको यूनिट नहीं लेनी है, दैट इज यूनिटलेस, हमें उसको यूनिटलेस ही लेना है। यूनिट तो ले ही नहीं सकते, वो तो कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि वो एक टेंडेंसी है, एनर्जी चेंज है ही नहीं। एक एटम अपने ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो एनर्जी चेंज तो हो ही नहीं सकता। एक मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, इट इज नॉट कि आप इसकी यूनिट को उसकी यूनिट बना डालें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? केवल मैग्नीट्यूड लेना है, कि इसकी वैल्यूज का मैग्नीट्यूड वहां पे पुट करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आगे चलते हैं, इसकी कहानी भी समझ में आ गई, मिलिकन की और पॉलिंग की भी समझ में आ गई। इस जगह पर एक छोटी सी पॉइंट आता है, अभी वैसे आगे पेज पे आएगा वो पॉइंट। पॉलिंग ने अपने हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाया, मिलिकन ने अपने हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोनों ने अलग अलग थॉट्स दिए? क्या दोनों के तरीकों में डिफरेंस था? फिर पॉलिंग के हिसाब से किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी, मिलिकन के हिसाब से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी। क्या ये दोनों वैल्यू सेम होंगी? हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, बट द पॉइंट इज कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन दोनों की स्केलिंग सेम है। मतलब अगर x एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y एटम से ज्यादा है पॉलिंग के हिसाब से, तो मिलिकन के हिसाब से भी x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y से ही ज्यादा होगी, तो स्केलिंग सेम आएगी। वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी क्योंकि दोनों की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन दोनों की क्या आएंगी? स्केलिंग सेम आएगी। x की ज्यादा y से पॉलिंग के हिसाब से, तो मिलिकन के हिसाब से भी x की वैल्यू y से ज्यादा आनी चाहिए। हाँ या ना? आगे चलते हैं, थर्ड नंबर है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मिलिकन स्केल। दिस इज द वैल्यू। आप देख सकते हैं हुआ क्या, पॉलिंग ने अपने तरीके से वैल्यू निकाली, मिलिकन ने अपने तरीके से वैल्यू निकाली। तो उसने क्या देखा कि पॉलिंग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आती हैं और मिलिकन की आती है, अगर मिलिकन की वैल्यू को 2.8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगी किसकी वैल्यू? पॉलिंग की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसमें अगर आपको मैं कुछ डीपीपीएस शीट आपको बांटूंगा अभी, तो उसके अंदर एक पेज है, उसमें थ्योरी दे रखी है इसकी, उसमें कई सारी चीजें याद करो। पीछे पेज पे चलते हैं, और हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में रखनी है, और उससे मिलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। किसी ने किलो जूल पर मोल में रख दी, तो किसी ने किसी और टर्म में रख दी, तो क्या मिलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी तो सही, पर वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो उसके लिए आगे जाकर उस पेज पे आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इज xm upon 2.8 is calculated when xm is calculated by इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पुट की गई थी, किसकी वैल्यूज? आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पुट की गई थी, उस समय जो मिलिकन की वैल्यू आई थी वो
डिवाइडेड बाय 2.8 एक्सपी के बराबर होता है। अगर आपने जो मिलिकन की वैल्यू निकालते वक्त कोई दूसरी यूनिट्स काम में ली होगी तो फिर ऑफ कोर्स ये 2.8 से थोड़ी आएगी, फिर तो कोई और वैल्यू आनी चाहिए ना, मतलब एक कॉमन सेंस है, लॉजिकल है ये वाली बात, तो फिर तो वैल्यू बदल जानी चाहिए। तो वो वहां पर दे रखी है कि अगर आपने मेगा जूल पर मोल में निकाली तो क्या होने वाला था, किलो कैलोरी पर मोल में निकाली तो क्या होने वाला था, ऐसे करके 2-3 फॉर्मूले दे रखे हैं। बट आपको सिर्फ यहां पर बोर्ड पर मैंने एक ही फॉर्मूला लिखवाया तो यही आपके लिए सफिशिएंट है। आपको ये फॉर्मूला लगभग आना चाहिए, ठीक है, कि पॉलिंग की वैल्यू जो होती है वो मुलिगन की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2.8 होती है। आगे चलते हैं। अगला साइंटिस्ट है ऑल्ड्रेड रोशो। ऑल्ड्रेड रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका सिंबल XAR लिख लेते हैं, जैसे इसका XM और XP है वैसे इसका सिंबल लिख लेते हैं XAR। इसने क्या कहा, इसने ऐसा कहा कि XAR is equal to 0.359 Z effective upon R square plus 0.744, एक फॉर्मूला दिया। ये जो फॉर्मूला ऑल्ड्रेड रोशो ने दिया, इसका अपना तीसरा थॉट था, बोला ऐसा करो और वैल्यू निकालो और फिर जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस चीज से क्या सीखा, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव दिख रही है, देखो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज दिख रही है। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है और क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है? अरे हाँ या ना, बोलो, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ये बात भी समझ में आती कि अगर किसी एटम में Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, गलत कहां हूं मैं? ऑफ कोर्स Z इफेक्टिव ही तो है सब कुछ इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए जो हम कहे जा रहे हैं। तो अगर किसी एटम में Z इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्या ये पॉइंट तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। दूसरा, साइज भी सही है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई एटम छोटा है तो ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा है, कोई एटम बड़ा है तो उसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है। तो ये दोनों ऑब्वियस फैक्टर्स हैं और उसने उन ऑब्वियस फैक्टर को इनफैक्ट यहां रखकर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली। और बहुत बड़े ताज्जुब की बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग स्केल पर निकाली जाती है और ऑल्ड्रेड रोशो स्केल पे निकाली जाती है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। इससे क्या सीखा मैंने, इससे मैंने ये सीखा, पॉलिंग का मेथड था बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड, जबकि ऑल्ड्रेड रोशो का जो मेथड था वो Z इफेक्टिव और साइज पर बेस्ड था। सोचो, दो अलग अलग मेथड्स और उनसे आ रही वैल्यू सेम है। इसका मतलब साइंटिस्ट ने, जैसे पॉलिंग ने कहते हैं कन्वेंशनली फ्लोरीन की वैल्यू 4 रखी, तो वो 4 भी उसने ऐसे नहीं रैंडम एक नंबर, उसको 4 अच्छा लग रहा था, उसकी बर्थ डेट अगर 4 होगी तो उसने 4 रख दिया, ऐसा नहीं है। उसने अगर 4 वैल्यू रखी है तो बहुत सोच समझ के रखी और उस 4 के रिस्पेक्ट में दूसरी की वैल्यूज निकाली उसने। 100 भी तो रख सकता था वो वैल्यू और फिर उसकी दूसरे की वैल्यूज निकाल देता। पर आप सोचो कि उसने अगर वैल्यू एक की पुट करी और दूसरे की उसके रिस्पेक्ट में निकाली, तो वो भी उसका एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं ना, एक अजम्पशन था जो कि उसने बहुत सोच समझ के रखा था। और आप देख सकते हैं उसके मेथड से निकाली गई वैल्यू और ऑल्ड्रेड रोशो से निकाली गई वैल्यूज की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो, कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। अगली चीज क्या है कि इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज समथिंग y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। तो लोगों ने क्या करा, क्वेश्चन बनाने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दिस इज द ग्राफ, दिस इज y, XAR इज द y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ किया गया, किसके रिस्पेक्ट में, Z इफेक्टिव बाय R स्क्वायर। ये उसने मान लिया x, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये हो गया m, दैट इज स्लोप। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई। इतना तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैथ्स में बताया जाता है, आपको आता भी होगा। और जब ये टर्म x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो XAR इज इक्वल टू 0.744 हो जाएगा। तो जब ये 0 वैल्यू है तो XAR की वैल्यू 0.744 हो जाएगी। क्या बताओ, मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई?
ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, जो मैं वर्ड बोला क्वेश्चन, ये कोई इससे कोई मतलब लॉजिक नहीं लगा रहे हैं अपन को, सिर्फ क्वेश्चंस की डिमांड है। क्या यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कंपैरिजन के लिए ही होती है। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहां पर पहला फैक्टर लें तो वो है साइज। तो आप सोचो कि अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव से अपन अंदाजा लगा सकते हैं एक जनरल तरीके से, नहीं तो अदरवाइज आपको पता है कि अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। हाँ या ना? बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऑन द अदर हैंड क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव पर भी डिपेंड कर रही है? साइज भी क्लियर है, जेड इफेक्टिव भी क्लियर है। जैसे अगर अपन टॉप टू बॉटम बात करें, साइज क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन से इधर जा रहे हैं, तो साइज की वैल्यू बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो इधर से इधर जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है और इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। क्या ये बात सभी को क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्या याद करो, टॉप टू बॉटम जब अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे थे तो गुरशब्द मुझे बताएगा, बेटा जल्दी से मुझे बता दे, इस फ्लोरीन से कुछ डिफरेंस था क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं, जिस फ्लोरीन में कुछ लफड़ा हो गया था क्या? गुरशब्द बताएगा। क्या बेटा, वापस बोल, क्या हो गया था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की सबसे कम हो गई थी, ऐसा कुछ कहना चाहता है? क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं उस बात को, है ना, अलग तरीके से बोल के इधर उधर भगो मत। जो सही बात है वो तो मुझे पता लग गई, लेकिन क्या तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो वो देखो। क्या फ्लोरीन की वैल्यू कम हो गई थी, ये बात तुम सही बोल रहे हो? तुम नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, मैं तुमको बार बार कह रहा हूं, तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो, तुम नोट्स नहीं पढ़ रहे हो। तुमको मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ोगे तो जहां पर थे जब इस क्लास में डे 1 पर आए थे वहीं पे वापस रह जाओगे। रिवीजन का कोई फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा हम एफर्ट्स लगा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। मैंने बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको समझाया था कि फ्लोरीन की वैल्यू क्लोरीन से कम होती है। एक दोस्त और दूसरे दोस्त की कहानी सुनाई थी, यह भी बताया था कि वो जो फ्लोरीन है उसने घर पे बुला के ताला लगा लिया था, तो उसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा हो गई थी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई थी। याद है आपको? कहां याद है? यस सर कह रहे हो। फ्लोरीन की वैल्यू आप तो आयोडीन से कम कर रहे हो यार। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं है। क्यों? यहां आइसोलेटेड एटम होता तो किसी को घर बुलाते और वहां पे ताला लगाते। यहां एटम आइसोलेटेड नहीं है, यहां तो वो बॉन्डेड है, तो वो जो प्रॉपर्टीज है वैलेंस शेल की वो है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती कि वैलेंस शेल ही नहीं है। एक एटम जो दूसरे एटम से, देखो मैं हूं, ये मेरा वैलेंस शेल है, मेरे जो क्लॉथ मैंने पहन रखे हैं दैट इज वैलेंस शेल। लेकिन अगर मैं किसी के साथ जुड़ गया हूं तो मैं आइसोलेटेड एटम वर्ड बोल ही नहीं सकता, मैं वैलेंस शेल वर्ड बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तो दूसरे के साथ मर्ज हो गया है। और अगर वो दूसरे के साथ मर्ज हो गया है तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला टर्म है वो बेकार हो गया। अब तो जेड इफेक्टिव पे कहानी चलना नहीं है या साइज पे कहानी चलानी है, तो सोचो एक्सेप्शंस खत्म। जो कहां आए थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। दूसरा एक्सेप्शन याद करो बेरिलियम, तीसरा एक्सेप्शन याद करो नाइट्रोजन। ये सब खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि ये तो तब, जैसे नाइट्रोजन का हम np3 कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं या बेरिलियम का ns2 कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये बॉन्ड बन जाएगा तब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका कॉन्फ़िगरेशन है? एक एटम का। एटम मतलब आइसोलेटेड, लेकिन अगर किसी के साथ ये बॉन्ड बना लेता है तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थोड़ी होता है भाई। इसीलिए वो जो प्रॉब्लम थी NH2 कॉन्फ़िगरेशन के चलते ये पीछे जाता था,
ये np3 कॉन्फ़िगरेशन के चलते पीछे जाता था, ये सब चीजें तो खत्म ही हो गई। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थी। क्यों थी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? क्योंकि वहां पर हमने किसके बेसिस पर आंसर दिया था? आइसोलेटेड एटम के बेसिस। क्या बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? गुरशब्द, अगर तुमने रिवीजन करना चालू नहीं करा तो मैं तुम्हारी क्लास लेना बंद कर दूंगा मैं। कहां करा मुझे बताओ। तुमने मुझे अभी क्या गलत आंसर दिया कि फ्लोरीन की वैल्यू को सबसे पीछे ले गए। ये बात सही थी या गलत थी? फिर तो जब गलत थी तो वो सही होती अगर रिवीजन प्रॉपर करते, क्योंकि मैंने कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो पढ़ाया नहीं। इमेजिन करो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आज के कुछ दिनों बाद ये जो चैप्टर है ये हमारी कॉमन सेंस है। अब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं या मैं आपको एस ब्लॉक पढ़ा रहा हूं, पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूं, कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, और उस समय मैं आपको बोल रहा हूं जेड इफेक्टिव इसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे कहते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। जैसे एबीसीडी अपन ने छोटी क्लास में पढ़ते हैं, एलकेजी में, नर्सरी में पढ़ते हैं, और जब अपन आज कोई स्पेलिंग लिखते हैं तो क्या एबीसीडी दोबारा रिवाइज करते हैं क्या? वो हमारी कॉमन सेंस है। वैसे ये चैप्टर हमारी कॉमन सेंस बन जाने वाला है, और तुम अगर इसी को नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके उनको सीखोगे कैसे? उनको कभी भी सही कर ही नहीं पाओगे यार। तो ये हैं दो मेजर फैक्टर, बस यही दो मेजर फैक्टर हैं। बाकी के जो फैक्टर हैं वो मतलब कह सकते हैं ना इन्हीं के हिसाब से आए हैं। जैसे मुलिकन के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर देखा जाए तो वो भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा तो खुद के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम ही होगी। तो इसलिए जिसकी इलेक्ट्रॉन है, जैसे अपन कोई नॉन मेटल की बात कर लेते हैं, कोई भी नॉन मेटल, वो क्या चाहता है? किसी का इलेक्ट्रॉन लेना, हाँ, और आयनाइजेशन एनर्जी भी उसकी ज्यादा होती है, अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, अल्टीमेटली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। सिंपल, ठीक। आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तीन फैक्टर तो हो गए नॉर्मल फैक्टर, जिसमें से दो फैक्टर मेजर फैक्टर हो गए। थर्ड फैक्टर इज फॉरबिडन फैक्टर, अवॉइडेड। लेकिन फोर्थ फैक्टर पे हम चलते हैं, दिस इज समथिंग न्यू। जब हम एक वर्ड बोलते हैं एटम, आइसोलेटेड एटम, तो एटम एटम होता है, उसका कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जब हमने बोला कि वो बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड केस में एक और नया टर्म हमारे सामने आता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने अभी आपको कहा था ना कि जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हूं तो मेरा बिहेवियर अलग होगा, जब मैं अपने फैमिली के साथ हूं तो मेरा बिहेवियर अलग होगा, जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूं तो मेरा बिहेवियर अलग होगा। इस बिहेवियर की जगह वर्ड में बोल देता हूं औधा। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूं तो बराबरी का औदा है, हम लोग एक दूसरे से बड़ा तू मैं करके बात करते हैं और मस्त दोस्त हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम कुछ भी एक दूसरे को बोल लेते हैं, बराबरी की बात है। मैंने मजाक ले ली, उसने मजाक ले ली, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूं, तो अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूं, एल्डर्स के साथ हूं, तो मेरा औदा उनसे बहुत छोटा रहता है। तो इट्स जस्ट लाइक कि वो मुझे कुछ कह सकते हैं, मुझे डांट सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, एंड आई हैव टू लिसन टू देम। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूं तो मेरा औदा बड़ा हो गया, मैं अपने स्टूडेंट्स को डांट सकता हूं, जैसे अभी मैंने गुरशब्द को डांटा, समथिंग लाइक दैट। सर ये कहना क्या चाह रहे हो? दिस इज समथिंग कि मेरी फीलिंग्स बदल गई। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली ऐसा कुछ है, जैसे कार्बन है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर हाइड्रोजन से जुड़ा है तो कार्बन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, आई रिपीट, कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, उसकी भूख कम रहेगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, क्योंकि वो ऑलरेडी हाइड्रोजन से खींच चुका है, अब उसको अच्छा लग रहा है, पेट भर गया उसका, काफी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ उसने खींच लिया। लेकिन वही अगर वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच लेगा, तो कार्बन भूखा हो गया, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टी कम हो गई। अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो वो ढूंढेगा, यार मैं कोई तो मुझे मिल जाए जिससे मैं खींच लूं, क्योंकि मेरे से इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए। दिस इज समथिंग विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द फीलिंग ऑफ चार्ज। आई रिपीट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द फीलिंग ऑफ चार्ज। हम किससे जुड़े उसके बेसिस पे जरा बोर्ड पर सीखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द फीलिंग ऑफ चार्ज ड्यू टू अटैच्ड एटम। किससे जुड़े उसके बेसिस पे। आप देख सकते हैं यही कार्बन भाई साहब है, ये जो कार्बन भाई साहब है, जब ये हाइड्रोजन से जुड़ा है और जब ये कार्बन भाई साहब है,
ये फ्लोरीन से जुड़ा है। इमेजिन करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब ये हाइड्रोजन से जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ले लेगा ले लेगा, इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आ गया तो ये G से इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लेते हैं कुछ लेने की टेंडेंसी है इसकी, तो ये G से इलेक्ट्रॉन ले रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन जब ये फ्लोरीन से जुड़ेगा तो फ्लोरीन ने इससे खींच लिया, क्या देखा जाए तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो गई, इसको भूख बहुत तेज लगी है, तो क्या ये G से ज्यादा खींचेगा? तो वही दोनों जगह कार्बन है, बट पहले वाले केस में उसकी G से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी नॉर्मल है, लेकिन सेकेंड वाले केस में टेंडेंसी बढ़ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। इस जगह कुछ डिफरेंस है। यहां पर कार्बन की अगर मैं G को अवॉइड भी करूं तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट से -3 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन रिचनेस को, जबकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा कह सकते हैं क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कि अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी यानी कि डेफिशिएंसी बढ़ रही है तो और वो इलेक्ट्रॉन सामने वाले से लेगा। दे दे भाई, भूख लग रही, तू दे दे और दे दे यार मुझे। जबकि अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ गई, अगर रिचनेस बढ़ गई तो और सामने वाले से लेगा नहीं, बल्कि उसको लेना तो कम अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने इलेक्ट्रॉन ले चुका है। अगर वो अब इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, उल्टा देने की कोशिश करेगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये चीज ये बताती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्या ये जो 2 पॉइंट्स मैंने अभी अभी आपको बताए, क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? क्या ये वाला पॉइंट कि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? ये दोनों पॉइंट्स आगे क्यों मैंने इतना स्पेसिफिक होके बताया? बिकॉज ये जो बात मैंने अभी बोली, ये वाली और ये वाली, ये -3 बोला, ये +3 बोला, कोई एक्चुअली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 नहीं है, क्योंकि हम G के बारे में नहीं जानते। हम G के बारे में जानते तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते थे, पर मैंने आपको समझाने के लिए कहा। जो कहानी अभी मैंने आपको समझाई दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। जो मैंने मेरी कहानी सुनाई कि मेरा बिहेवियर मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरा बिहेवियर मेरे स्टूडेंट्स के साथ में, मेरा बिहेवियर मेरे फ्रेंड्स के साथ में जो बदल रहा है, दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। मैं वही हूं, लेकिन जैसे मेरे आसपास के लोग बदलते हैं तो मेरा बिहेवियर बदलता है, दैट इज नोन एज इंडक्शन। यहां पर वही हुआ कि हाइड्रोजन जब था तो इस पे इंडक्शन हुआ, चार्ज का नेगेटिव चार्ज आ गया। जब कार्बन फ्लोरीन से जुड़ा था तो चार्ज का इंडक्शन हुआ, उल्टा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने खींच लिए तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड बोलना और इंडक्टिव इफेक्ट बोलना, दे आर आइदर सेम थिंग्स, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जनरल वर्ड है, एक टेंडेंसी को बताता है, एक इमेजिनेशन है वो, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट उसी की वैल्यूएशन है, उसको वैल्यू दे दी जाती है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे आपको पता है क्या NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 और Cl की -1। दिस इज द चार्ज जो कि आपको दिखता भी है, Na+1 होता है, Cl -1 होता है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि PCl3 है, आई रिपीट वर्ड PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। और क्लोरीन की है -1। क्या सच में क्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाता है और फास्फोरस क्या +3 आयन बन जाता है? नहीं, इट्स अ फीलिंग ऑफ द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पुल और इलेक्ट्रॉन पुश ऑफ सराउंडिंग्स। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो क्लोरीन को कहा अच्छा अपन एक काम करते हैं, बंटवारा कर देते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन तू ले जा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तू ले जा, और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तू ले जा। तो क्लोरीन तीनों ने अरे खुश -1, जबकि फास्फोरस से ये भी ले गया, वो भी ले गया, वो भी ले गया, फास्फोरस पे क्या चार्ज आ गया? +3। तो दिस इज द बंटवारा जो हमने कर दिया वैल्यू देने के लिए। रियलिटी में उसमें वैल्यू नहीं होती है। अमोनिया, अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अरे भाई क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में एक दो और 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन
हाइड्रोजन से बोलेगा मैं ले रहा हूं, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ने ले लिए, तो एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया -3, हाइड्रोजन अरे मेरा इलेक्ट्रॉन गया, अरे मेरा इलेक्ट्रॉन गया, अरे मेरा इलेक्ट्रॉन गया, तीनों हाइड्रोजन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आ गया +1। क्या सच में ये +1 और -3 चार्ज आता है? ये सिर्फ हमारी एक कह सकते हैं ना मेथड है इनकी चार्ज की फीलिंग देने का। इस पे चार्ज की फीलिंग +1 और इस पे चार्ज की फीलिंग माइनस देने का ये मेथड है। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और इंडक्टिव इफेक्ट आइदर सेम ही हो गए, ये मैंने बता दिया अभी आपको जो समझाया। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ जाएगी, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस। जो मैंने यहां लिखे Cl, Cl माइनस, Cl पॉजिटिव, Cl+3, Cl+5, Cl+7, जल्दी से मुझे वरदायिनी जवाब दो, क्या ये आयंस हैं या नहीं? यस। नहीं वरदायिनी, मुझे उम्मीद तुमसे ये वाली नहीं थी, ये आयंस नहीं है, दीज आर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैंने इसीलिए ब्रैकेट में भी लिखा है। क्या तुमने कभी Cl+7 आयन देखा? इवन Cl- के अलावा तुमने कोई भी आयन नहीं देखा, तो ये सब आयंस नहीं है, दीज आर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दीज आर द फीलिंग ऑफ द चार्ज ऑन क्लोरीन व्हेन इट इज अटैच्ड टू समथिंग एल्स, जैसे ClO4- HClO4, या फिर अपन इसको बाकायदा डायग्राम बना लेते हैं, O पर माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज ClO4-, या फिर यहां पर अपन H भी लगा सकते हैं, ये H लगा दिया मान लो मैंने। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये हो गया HClO4, इसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दिस इज +7। तो क्या सच में क्लोरीन +7 आयन है या क्लोरीन के ऊपर चार्ज की फीलिंग है +7? दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट, और जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो these are not the ions, these are not the charges on the ions, these are the oxidation state, that is feeling of the charge in a compound। क्या बात आओ, मेरे को ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आ गई सभी बच्चों को? आ गई। और एग्जैक्टली इसी से मिलता जुलता टर्म है इंडक्टिव इफेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो मैंने एग्जाम्पल को भी थोड़ा इसलिए बदल दिया सो दैट कि यू विल गेट द पॉजिटिव फीलिंग, बहुत बढ़िया फीलिंग आने वाली है। जरा बोर्ड पर देखो, यहां पर भी मैंने एग्जाम्पल वैसे से लिए, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन। पिछले एग्जाम्पल में कार्बन हाइड्रोजन से अटैच था जिससे वो ले रहा था और फ्लोरीन को दे रहा था। अब की बार मैंने दोनों ही लगा दिया, यानी कि एक बार मैं मेरे कजन्स जो एल्डर्स हैं उनके साथ हूं, और एक बार मैं अपने पेरेंट्स एल्डर्स जो हैं मैं उनके साथ हूं। दोनों ही मुझसे बड़े हैं लेकिन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ना, तो थोड़ा सा मतलब मेरे बिहेवियर में वहां पर भी अंतर आएगा। दिस इज समथिंग कि दोनों ही मुझसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि मुझसे बहुत एल्डर है, और एक मुझसे कम इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, मुझसे कम एल्डर्स है। मतलब एल्डर्स तो है लेकिन उतने एल्डर्स नहीं है। देखो जरा, जैसे ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, क्या क्लोरीन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है? फ्लोरीन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। इस पर भी कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे भी कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन यहां पर हमें लग रहा है कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है। और अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है तो ये जी से भी ज्यादा खींचेगा। देखो 2 एरो बनाए मैंने, जबकि यहां पर ये जी से खींचेगा पर कम खींचेगा, तो मैंने एक एरो बनाया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लास चालू नहीं हुई? क्या मेरी बात समझ में यहां तक आ गई सभी बच्चों को या नहीं आई? तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जगह कार्बन है, दोनों की इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही आएगी। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फैक्टर जो भी अपन ने पढ़ा ऊपर वो निकालोगे तो इन दोनों ही केसेस में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही आती है। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लोअर हूं, मेरे एल्डर्स बड़े हैं, तो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही आने वाली है, लेकिन उनमें भी बड़े हैं और बड़े हैं, इन दोनों के कारण डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। तो आप देख सकते हैं इस फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, सो कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात भी समझ में आ गई या नहीं आ गई? ओके, अगला पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स। ये क्या टर्म है मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को एक एग्जांपल पता होगा, जैसे फ्लावर्स में होता है। कल मैं कहीं रास्ते में जा रहा था तो हमने वहां पर एक वेजिटेबल मार्केट में देखा एक डिफरेंट कलर की गोभी थी। अब नॉर्मली जो नेचुरल होती है वो तो ग्रीन कलर की, येलोइश कलर की होती है, और हमने वहां पे कोई अलग कलर की देखी तो हमने कहा यार ये कैसे बना। तो कहीं ना कोई साइंटिफिक तरीका होगा उसको बनाने का, उससे बनाई होगी। ये क्या तरीका होता है? ऐसे कई सारी चीजें नेचर के अंदर सेट पैटर्न से डिफरेंट साइड पे जाकर कर दी जाती है। जैसे अगर हमने माना कि आपने म्यूल का नाम सुना होगा। म्यूल जो होता है दैट इज अ क्रॉस हाइब्रिड। एक ऐसा कह सकते हैं एनिमल है जो कि बना है हॉर्स और डोंकी के कॉम्बिनेशन से। दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज समथिंग विच इज नोन एज हाइब्रिड। वो जो म्यूल है हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द एनिमल्स, उसके अंदर उसकी तरह फुर्ती भी है और हो सकता है कि उसकी तरह लेबर भी वो कर सकता है। तो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर उसके अंदर हैं। हम सब भी इसी चीज का एग्जांपल्स है, हम सब में भी अपने दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं। तो वी ऑल आर द हाइब्रिड ऑफ आवर पेरेंट्स बिकॉज आवर कैरेक्टर्स आर ऑफ मिक्स टाइप। एग्जैक्टली यहां पर भी वर्ड में हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा हूं। सबसे पहले आप इस बात को फील करें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन वर्ड को समझें तो इसको भी समझना बड़ा आसान है, तरीका बताता हूं। आपको याद है मैंने पहली क्लास में आपको इलेक्ट्रॉन का पाथ बताया था। मैंने कहा था ऑर्बिटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का पाथ होती है, बताया था। एस ऑर्बिटल जो होती है उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, जबकि पी ऑर्बिटल होती है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ डंबल शेप में घूम रहा है। ठीक है, इमेजिन करना जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक किसी पर्टिकुलर जगह पर एक डॉग था और उसने बहुत जोर से भौंकना स्टार्ट किया। आई हैव टू चेंज माई पाथ। क्यों? नहीं तो काट जाएगा, तो मेरे को थोड़ा सा साइड से होकर निकलना पड़ा। क्या ये सराउंडिंग के इन्फ्लुएंस के कारण मैंने अपना पाथ बदल लिया? क्या मेरा पाथ बदल गया? क्या मेरा पाथ बदल गया? दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू से कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में घूम रहा होता है और कोई इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में घूम रहा होता है। जब सराउंडिंग्स आती हैं, एटम बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं, तो इनके पाथ यही नहीं रहते, नए पाथ बन जाते हैं। आई रिपीट द वर्ड, नए पाथ बन जाते हैं। वो नया पाथ में पुराने पाथ की कोई ना कोई पहचान तो होगी, यानी कि कोई नया पाथ बन गया। इन दोनों पाथ के मिलने से इन दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, दोनों ने मिलकर दोनों ही इलेक्ट्रॉन नए पाथ में घूमने लग गए। ये रहा वो पाथ, ये रहा वो पाथ। इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे घूम रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, दोनों ने मिलकर एक नया पाथ बनाया। ड्यू टू सराउंडिंग्स आई इनको इन्फ्लुएंस कर दिया, तो नए पाथ पे घूमने लग गए। क्या इन नए पाथ को आप एस बोलोगे? नहीं बोल सकते, एस तो ऐसा होता है। क्या इन दोनों नए पाथ को आप पी बोलोगे? नहीं बोल सकते, पी तो ऐसा डंबल शेप होता है। क्या ये जो पाथ नए पाथ बनाए, क्या ये एस के जैसा और पी के जैसा, दोनों के जैसा थोड़ा थोड़ा है, जैसे कि अभी मैंने करेक्टर्स की बात करी थी? तो इस तरह की ऑर्बिटल्स को, ये जो ऑर्बिटल्स हमने यहां बनाई है, ये वाली जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं हम इनको? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बिकॉज इनके जो करेक्टर्स हैं वो एस और पी के जैसे जैसे से हैं, मिक्स करेक्टर है। थोड़ा करेक्टर एस जैसा, थोड़ा करेक्टर पी जैसा, इसका भी थोड़ा करेक्टर एस जैसा, थोड़ा करेक्टर पी जैसा। हाँ या ना? आ गई बात समझ में? दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं उनके करेक्टर एस और पी ऑर्बिटल से मिलते जुलते होते हैं।
s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है। तो जो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाई हैं उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं s और p ऑर्बिटल के बीच में होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम अपने फादर जैसे ज्यादा लगते हो, मदर जैसे कम लगते हो। कुछ लोग कहते हैं तुम अपने मदर जैसे ज्यादा लगते हो, कुछ कहते हैं फादर जैसे ज्यादा लगते हो। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो इनके करेक्टर्स हैं एस से ज्यादा मिल रहे हैं या पी से ज्यादा मिल रहे हैं, वो हमने कहा जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑफ कोर्स एक s एक p दोनों से बराबर बराबर मैच करेंगे। लेकिन sp2 का मतलब एक s और दो p से मिलकर कोई चीज बनी है तो p से ज्यादा मैच करेंगे, s से कम मैच करेंगे। और sp3 का मतलब हो गया कोई चीज में तीन p है, तीन p का करेक्टर है और एक ही s का करेक्टर है, तो वो कंडीशन में वो p से बहुत ज्यादा मैच करेगा, s से बहुत कम मैच करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? क्या मैच करेगा s से अगर ज्यादा तो क्या वो न्यूक्लियस के पास होगा, और अगर वो मैच करेगा ज्यादा p से तो न्यूक्लियस से दूर होगा, हाँ या ना? दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू से। अगर sp है तो परसेंटेज एस 50, sp2 है तो परसेंटेज एस 33 और sp3 है तो परसेंटेज एस 25। ये बता रहा है कि परसेंटेज एस ज्यादा यानी कि न्यूक्लियस के करीब ज्यादा, परसेंटेज एस कम यानी कि न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा। परसेंटेज एस अगर कम तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बहुत दूर है, और अगर दूर है तो z इफेक्टिव कम है, और अगर z इफेक्टिव कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? सर आप जब भी पढ़ाते हो ना तो आप हमेशा परसेंटेज एस की बात करते हो, परसेंटेज पी की बात ही नहीं करते। परसेंटेज पी से ज्यादा हमारे लिए देखो बड़ा कह सकते हैं ना कंफर्टेबल वर्ड परसेंटेज एस है, क्योंकि परसेंटेज एस न्यूक्लियस के करीब होने को बताता है, परसेंटेज पी न्यूक्लियस से दूर होने को बताता है। तो हम तो परसेंटेज एस से चलेंगे, न्यूक्लियस के परसेंटेज एस ज्यादा यानी कि न्यूक्लियस से करीब, परसेंटेज एस कम यानी कि न्यूक्लियस से दूर, ऐसा बोल दिया करेंगे। तो परसेंटेज एस एक रिलेटिवली मतलब कह सकते हैं ना बेटर एक्सप्रेसिव वर्ड है, तो हम परसेंटेज एस ही समझते हैं और वही समझना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? जरा बोर्ड पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक मैंने एग्जांपल लिया, ये एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, तीनों में ही कार्बन लगा है। अब तक जितना भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो ये तीनों ही कार्बन है, और अगर तीनों ही कार्बन है तो तीनों सेम होने चाहिए, जबकि तीनों सेम नहीं है। ये पहले वाला कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और तीसरा वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। ऑफ कोर्स हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, कैरेक्टर्स अलग अलग है, कौन किस पर गया वो देखें। तो sp हाइब्रिडाइज में आधा पेरेंट जो है वो मदर जैसा है, मतलब आधा जो डॉटर सेल है वो मदर जैसा है, आधा फादर जैसा है, तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। जबकि यहां पर परसेंटेज एस थोड़ा सा कम हो गया है, यहां पर परसेंटेज एस और कम हो गया, तो इधर से इधर कंपेयर करें तो परसेंटेज ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मैंने वैल्यू बताई थी, याद दिलाओ बरदाइनी, क्या क्या वैल्यू बताई थी मैंने? परसेंटेज एस के बेसिस पर sp3 हाइब्रिडाइज की वैल्यू नॉर्मल थी, कितनी थी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसकी वैल्यू थी 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी वैल्यू कितनी थी? 2.8 वैल्यू थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 3.2 वैल्यू थी। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन व्हेन इट इज sp हाइब्रिडाइज, और ऐसा सब एटम के साथ होगा। मैंने कार्बन की वैल्यू ही बताई, उसी को याद करवाया। अगर आप नाइट्रोजन के ऊपर चलेंगे, शायद अगले पेज पे होगा, नहीं है, एक अगर नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लूं तो नाइट्रोजन में भी ऐसा ही होगा। अगर मैंने n सिंगल बॉन्ड n h h h और h, सेकेंड एग्जांपल में मैंने गया और n n h डबल बॉन्ड, एक एक h लगा देता हूं, यहां पर आ गया एक n डबल बॉन्ड n, यहां आ गया h। इस केस की अगर मैं बात कर लूं, बल्कि यहां पर हाँ ठीक है, और तीसरा केस मैंने HCN टाइप ले लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड n। अब ये जो नाइट्रोजन है पहले वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तीसरा वाला नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा तो इधर से इधर जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ जा रही है? क्योंकि परसेंटेज एस बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब किसी का सवाल हो सकता है कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन आपने कैसे निकाला? आप कह रहे हो कि सर ये वाला जो भाई साहब है, ये वाले भाई साहब sp3 हैं, ये वाले भाई साहब sp2 हैं और ये वाले भाई साहब sp हैं, आपने निकाला कैसे?
तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे अगर आपको नहीं आता, और अगर आपको आता है क्योंकि आप तो रिवीजन कर रहे हो, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अभी उस बात को डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैंने उन बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट भी समझाई थी, और वैसे मैंने अभी आपको ये बता दी, इट इज द चार्ज ऑन एनी एटम प्रोड्यूस्ड और थॉट टू बी प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एटम when atoms attached to it are removed or thought to be removed considering their electronegativities। H और Cl को अगर मैंने तोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दिमाग में रखते हुए, तो H पे आने वाला चार्ज और Cl पे आने वाला चार्ज इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H and Cl। वैसे CCl4 है, क्या CCl4 को अगर मैंने दिमाग में रखा कि मैं तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, Cl पे तो माइनस और कार्बन पे +4, these are not real charges, कार्बन +4 कोई आयन थोड़ी मिलता है, these are the charges which can be imagined considering their electronegativities when the bonds are broken or thought to be broken। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये मैंने कुछ ऑर्बिटल को समझाया, हाइब्रिडाइजेशन को समझाया, और वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, p में ऐसे घूमता है, p में ऐसे घूमता है, p में ऐसे घूमता है, जब ये मर्ज हो जाएंगे तो नया पाथ होगा, ये होगा न्यू पाथ, ये नया पाथ है, ये न्यू पाथ है, ये न्यू पाथ है, नया रास्ता है, तो उसका नया नाम दे दिया। पहले s नाम था, p नाम था, p नाम था, p नाम था, अब नाम बदल गया, इसका नाम इनके पेरेंट्स के नाम से रखा गया। क्या एक s 3p से मिला तो इसका नाम मैंने sp3 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 रख दिया। तो इस ऑर्बिटल का जो करेक्टर है, इस ऑर्बिटल का जो भी करेक्टर है, उसमें 3 टाइम्स तो p का करेक्टर है और 1 टाइम किसका करेक्टर है, s का करेक्टर है, यानी कि p से इसका मतलब कह सकते हैं ना थोड़ा सा करेक्टर्स मिलते जुलते हैं, ज्यादा p से मिलते जुलते हैं, तो दिस इज समथिंग जिसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बताओ यहां तक जो मैंने समझाया क्या सभी बच्चों को प्रॉपरली क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अगर मोटा मोटा देखें तो हमने अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टॉपिक पूरा कर लिया। लेकिन जब आप शीट सॉल्व करोगे तो आपको कुछ और तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। क्यों? आपको अगर मेरा पहला पेज याद हो जहां पे मैंने हेडिंग डाली थी, वहां पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज प्राइमरी और सेकेंडरी थी, जिसमें Z इफेक्टिव दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दीज आर द प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे कि मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स या बॉन्ड पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, ये जितने भी चीजें होती हैं दीज आर द सेकेंडरी प्रॉपर्टीज जो कि इन प्राइमरी प्रॉपर्टीज से हम निकाल के लाते हैं। अगर ये प्राइमरी प्रॉपर्टीज हमें बहुत अच्छे से आती हैं देन ओनली हम उन सेकेंडरी प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली आंसर कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि HCl है, वो HCl पोलर है या नॉन पोलर है, क्या वो पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, तो तुमको पता लगाना पड़ेगा कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। तुमने कहा H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, H पे डेल्टा पॉजिटिव और Cl पे डेल्टा नेगेटिव है, बिकॉज यू नो द फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जानते हो? और इसके कारण तुमने HCl का नेचर बता दिया, अदरवाइज तुम HCl का नेचर नहीं बता सकते। हो सकता है कि अगर तुम्हें टॉपिक प्रॉपरली नहीं आता हो तो तुम उल्टा भी कर सकते थे, डेल्टा पॉजिटिव की जगह यहां डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस भी लिख सकते थे, बिकॉज तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया नहीं था। तो ये सब चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्राइमरी प्रॉपर्टी आती है तो आप सेकेंडरी प्रॉपर्टी बता सकते हो। सेकेंडरी प्रॉपर्टी जैसे मैं फिर से बोलता हूं, जैसे मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, जैसे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है, जैसे सॉल्युबिलिटी किसी चीज की कोई चीज में सॉल्युबल है या नहीं, ज्यादा है या कम है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी या सॉल्युबल मतलब अपन वहां पे बात करेंगे आगे जाके, मतलब और प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि कलर एक प्रॉपर्टी है, Z इफेक्टिव पर डिपेंडेंट होती है, ऐसे करके देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज जो कि इन प्राइमरी प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट है। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज मैं लेकर आया हूं आपके लिए
एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब आखिर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर हमें आता है तो हम कुछ प्रॉपर्टीज बता सकेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रिड्यूसिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है या गेन करने की टेंडेंसी, दैट्स क्लियर, बट लेने के बाद और देने के बाद कितना चार्ज उस पर स्टेबल हो सकता है। जैसे नाइट्रोजन पे 3- स्टेबल था, याद करो अपन ने बोला था, जब वो किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा। आइसोलेटेड स्टेट में तो नाइट्रोजन -1 तक स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन 3- को छोड़ो। ऑक्सीजन -1 बन सकता है लेकिन ऑक्सीजन 2- स्टेबल नहीं है, ये अगर अपन एटम्स की बात करेंगे। लेकिन फिर भी नेचर में ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनता है, ऐसा क्यों? दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो चाहे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो। उसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हम बहुत सारी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डील करेंगे, जिसमें से एक एग्जांपल इनर्ट पेयर इफेक्ट है। क्या वरदायनी पहले नाम सुना इनर्ट पेयर इफेक्ट? ओके, आगे देखते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन वाटर। जैसे कि कुछ कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड्स। आपको मालूम है सोडियम ऑक्साइड बेसिक होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सब कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो किसी का एसिडिक नेचर हो रहा है, किसी का बेसिक हो रहा है। इनफैक्ट कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, जैसे Al2O3 एम्फोटेरिक है। जैसे कि अगर आपने कभी और एग्जाम्पल सुने हो एल्यूमिनियम के अलावा, जैसे कि गैलियम हुआ, जैसे कि टिन हुआ, एसएन हुआ, पीबी हुआ, तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बोले, दीज आर व्हाट? दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये सारे के सारे कौन से ऑक्साइड्स हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर है, ये कैसे निकाला जाएगा वो हम इसी से सीखेंगे। क्या यहां तक जो मैंने बोला वो समझ में आ गया? इसमें से कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, वो हम लेके चल रहे हैं। जैसे ये जो है वो लेके चल रहे हैं, इसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों को लेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। पहले आयनाइजेशन एनर्जी को समझेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझेंगे। आइए आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन को समझते हैं। वापस से मुझे आगे बढ़ने से पहले कौन बता रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? गुरशब्द बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? इतनी सारी बातें बोलने के बजाय इतना सा बोल देता, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। पता नहीं क्या बोले जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी है, हाँ या ना? मेटेलिक करेक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई मेटल है, एक जनरल मेटल क्या होता है? मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइनी होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसमें सोनोरिसिटी होती है, आवाज आती है, टन ऐसे आवाज आती है। मेटल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, वायर्स बनाए जा सकते हैं उसके, और वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके इस चीज को मेटेलिक बोलना। क्यों ऐसा कि मेटल ऐसा करता है और नॉन मेटल ऐसा नहीं करता है, ये सीखेंगे जब अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। पर क्या ये सब होना किसी चीज को मेटल होने को बताता है? ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटेलिक करेक्टर में क्या रिलेशन है। तो मैंने अभी आपको कहा कि मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या, तो वैसे ही एक मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, दैट इज ऑल्सो मेटल। कोई भी मेटल है तो हम बोलेंगे अरे मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो वही चीज हम यहां कह रहे हैं, देख सकते हैं कि मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, लैटिस एनर्जी है, और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, मेलिएबिलिटी है, सोनोरिसिटी है, डक्टिबिलिटी है, ये सब चीजें मेटल होने को साबित करती हैं। लेकिन एक और फैक्टर है, दैट इज इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है।
क्या पीरियोडिक टेबल में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है? इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा मैं इलेक्ट्रॉन देता तो मेटल होता, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा मैं तो क्या मेटेलिक करेक्टर कम हो गया? जबकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन लूज इजीली होते जाते हैं, तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? बढ़ता जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जो मेटेलिक करेक्टर है ये आयोनाइजेशन एनर्जी पर किस तरह से डिपेंडेंट है? ओके, आगे चलते हैं। दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। ये बात मैंने आपको, हाँ बेटा कुछ कह रहा है गुरशर? जो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने अब नॉर्मलिटीज देखी थी वो मेटालिक कैरेक्टर के लिए भी मतलब उसके अगर हम रिलेट करें वैलिड होंगी? खुद सोचो, मैंने अभी क्या लिखा बोर्ड पर, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर, इट्स नॉट द ओनली फैक्टर टू डिटरमाइन द मेटेलिक करेक्टर। हाँ, एक और वरदानी, लेकिन तुमने मुझसे पूछा तो उस बात पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक डिस्कस करते हैं। हमने सबसे बात करी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कोई चीज मेटल या कोई चीज नॉन मेटल और कोई चीज मेटेलॉइड कैसे है? मेटल होती है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल होती है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और मेटलॉइड मतलब दोनों कर सकती है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तुम्हें क्लोरीन का भी थोड़ी देर पहले, 3-4 स्लाइड पहले, क्लोरीन में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आई थी। yes, sir. तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया? yes, sir. तो क्या क्लोरीन मेटल हो गया? no, sir. चलो एक और, पिछले वाले पेज पर हमने यहां पर एक वर्ड लिखा नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऐसा तुम्हें याद होगा कि कोई चीज एसिडिक है, कोई चीज बेसिक है, कोई चीज न्यूट्रल है और कोई चीज एम्फोटेरिक है। तो क्या मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की एक डेफिनेशन और कही जा सकती है क्या कि मेटल्स वो होते हैं जिनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल वो होते हैं जिनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और मेटलॉइड वो होते हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं? नहीं कह सकते, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी चीज को मेटल कहना, नॉन मेटल कहना और मेटलॉइड कहना ये प्योरली कन्वेंशनल है, प्योरली कन्वेंशनल है। प्योरली कन्वेंशनल। एल्यूमिनियम मेटल है, अभी तुमने बोला एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, क्या एक्सप्लेन कर पाओगी मुझे? बात समझ में आ रही है? तो किसी भी चीज को मेटल कहना, नॉन मेटल कहना और मेटलॉइड कहना ये कन्वेंशनल है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज बेरिलियम Be वो मेटल है, मैं बता रहा हूं, एल्यूमिनियम मेटल है, मैं बता रहा हूं, लेकिन उन दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। वी कांट एक्सप्लेन। कैसे? मैं बताता हूं कैसे। ये पीरियोडिक टेबल है मेरे हाथ में। पुराने जमाने में झगड़ा हो रहा था, कोई कह रहा था कि ये मेटल है, कोई दूसरा कह रहा था नहीं ये तो नॉन मेटल है, कोई कह रहा था अरे नहीं दोनों की प्रॉपर्टी तो मेटलॉइड है, ऐसा कह रहा था। झगड़ा चल रहा था भयंकर लोगों के बीच में। उनके हाथ में पीरियोडिक टेबल थी, झगड़ा चल रहा था। अचानक लोगों में खींचतान हुई और पीरियोडिक टेबल फट गई। पीरियोडिक टेबल फट गई, हो गया ना फैसला। मतलब जो तेरे हाथ में गए वो मेटल हो गए, जो तेरे हाथ में गए वो नॉन मेटल हो गए, जहां से पीरियोडिक टेबल फटी थी वो मेटलॉइड हो गए। सर कैसी मजाक जैसी बातें कर रहे हो? यस, आई एम टेलिंग द ट्रुथ कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड आपसी समझौते से डिसाइड हुए हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज, कोई भी एक प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं बोर्ड पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज को सिंगल एलिमेंट पर 100% वेरीफाई नहीं करा जा सकता। हो सकता है इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये मेटल जैसा हो, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये नॉन मेटल जैसा हो। तो इसलिए 100% वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोगों ने बैठकर डिसाइड किया, कन्वेंशनली डिसाइड किया कि ऐसा मान लेते हैं।
ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी कह रही है। अगर आप एस ब्लॉक की बात करोगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑल आर मेटल्स, सभी के सभी मेटल्स होते हैं, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। इनफैक्ट मैं यहां पर एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, एस एंड डी ब्लॉक की बात करूंगा, सारे के सारे मेटल्स होते हैं, सबके सब मेटल्स होते हैं। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें यहां लिखने चाहिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग यहां लिखेंगे तभी हम उन बात को पकड़ पाएंगे। ये तो मैंने यहां पर रख देता हूं साइड में, इधर आ गया, ये तो यहां रख देता हूं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास आ गया यहां पर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। यहां पर आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यहां आ गया ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यहां आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फिर नोबल गैसेस हैं जो कि नॉन मेटल्स की कैटेगरी कहलाती हैं। इन सभी में डिसाइड करना पड़ेगा कन्वेंशनली कि कौन मेटल, कौन नॉन मेटल, कौन मेटलॉइड। अब मैंने आपको 3-4 दिन पहले एनसीईआरटी खरीदने को बोला था, क्या वो आपने परचेज कर ली? वरदायनी, क्या वरदायनी आपने एनसीईआरटी परचेज कर ली? मेरे पास पहले से थी। और क्या नाम है तुम्हारा गुरशब, तुमने कर ली बेटा? लेकर आओ, एनसीईआरटी लेकर आओ। जल्दी से उस एनसीईआरटी में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर है, अगर वो आप खोल के देखोगे तो आपको एक कलरफुल डायग्राम मिलेगा, जो मैंने शायद थोड़े दिनों पहले भी एक जगह पुट किया था। कलरफुल डायग्राम मिलेगा जहां पर एक ऐसा लेटर जैसा डायग्राम बना हुआ है। ऐसा कहा गया है इसके इधर वाले नॉन मेटल, इधर वाले मेटल, और जो इस लेटर पे आ रहे हैं वो मेटलॉइड। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, विच इज एक्चुअली विच शुड नॉट बी टेकन एज करेक्ट, वो गलत है। लेकिन अब आप एक एक करके सारे चैप्टर्स खोलोगे। सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी में बोरोन फैमिली का चैप्टर खोलो। जब आप बोरोन फैमिली का चैप्टर खोलोगे तो यू विल गेट थिंग्स इन अदर वे। जल्दी से खोलो सभी जने, मैं भी इसमें ओपन कर लेता हूं। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? अरे पेज नंबर मुझे याद रहेगा क्या? जब आप एनसीईआरटी खोलोगे यू विल गेट दीज थिंग्स। कैसे? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर इस जगह तक, यहां से लेकर यहां, ये और ये सारे, दीज आर नॉन मेटल्स। अगर आपने जो बाकी के एलिमेंट्स हैं यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, और इन 5 एलिमेंट को छोड़ते हुए यहां तक,
अगर आप इनकी बात करोगे तो ये जो है दीज आर मेटल्स, और जो बीच में बच गए, थोड़ा सा यहां पर मैं चेंज करूंगा, ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, और जो बीच के एलिमेंट्स बचे हैं ये येलो वाले, ये दीज आर मेटेलॉइड्स, ये मेटेलॉइड्स हैं। अब वरदायिनी जरा ध्यान से देखो और बताओ कि ये जो है ये किस तरह से तुम जस्टिफाई करोगी। मतलब एनसीईआरटी का पढ़ रही हो क्या तुम? कार्बन फैमिली पढ़ रही हो क्या? कार्बन फैमिली का स्टेटमेंट पढ़ो। नहीं, वही तो, तुम तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर खोल के बैठी हो ना। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कार्बन फैमिली खोलो। कार्बन फैमिली जब तुम खोलोगी तो पेज नंबर 324 है, बुक 2 जो है 11th क्लास की सेकंड बुक, उसमें पेज नंबर 324 है, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज करके लिखा हुआ है। और यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये देखो मैंने एनसीईआरटी खोल रखी है, मिल गया? थोड़ा सा टाइम नहीं बचा, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देता। जब तुम ये टेबल खोल के चलोगे, मैंने टेबल का ये थ्योरी खोल के चलोगे तो यहां पर तुम्हें मिलेगा, थोड़ा सा मैं कैमरे के पास ले आता हूं, अगर ये नजर आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आ गया तो आपको खुद को अपनी एनसीईआरटी को व्यू करना पड़ेगा, ये फोकस नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो यहां पर लिखा है बाकायदा, अगर तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यहां लिखा है कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, फिर लिखा है कॉमा जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, फिर लिखा है वेयरएस टिन एंड लेड आर सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स। मिल गया आपको? मैंने इसीलिए एनसीईआरटी चारों ईयर्स, मतलब चारों एनसीईआरटी, मतलब दोनों साल 11th और 12th की दो एनसीईआरटी परचेज करने को कहा। जब आप उस एनसीईआरटी पे चलते हो तो ये फैमिली वाइज चेक करते जाएंगे। बोरोन फैमिली में उसने एक स्टेटमेंट लिखा है, कार्बन फैमिली में लिखा है, नाइट्रोजन फैमिली में लिखा है, ऑक्सीजन फैमिली में लिखा है, और इन फैमिली में लिखा है। हर एक फैमिली में एक एक स्टेटमेंट लिखा गया है। उस स्टेटमेंट के चलते जो डाउट रहता है वो 2 या 3 एलिमेंट में, टोटल 3 एलिमेंट में रहता है। एक सिलिकॉन के अंदर है, एक एसएन में है, और एक एंटीमनी में है। ये 3 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो चैप्टर है उसमें इनका कलर अलग दिया हुआ है, इनको मेटलॉइड कहा गया है। जबकि अगर आप चैप्टर वाइज देखते हो तो दिस इज द राइट आंसर। तो आपने इसके लिए एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज मतलब फैमिलीज जहां पर दे रखी हैं आपने उसको रेफर करना है, और उसको जब रेफर करोगे तो दीज आर मेटलॉइड्स, दीज आर नॉन मेटल्स एंड दीज आर मेटल्स। अब हम वापस से अपनी बात पर आते हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, क्या ये फिक्स्ड है, ये डिसाइडेड है? इसका अपन अगर पिछले पेज पे चलें तो इन सब प्रॉपर्टीज से एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं आता। तो अब वरदायिनी तुमने मुझसे भी सवाल पूछा कि सर जब अपन टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो सर एल्यूमिनियम से गैलियम में आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन था, इंडियम से थेलियम में आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन था, एसएन से पीबी में आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन था। तो सर ये वाला देखो, सुनना वरदायिनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ये जो एक्सेप्शन था सर ये यहां मेटेलिक करेक्टर पे लगेगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर दो चीजें हैं कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, एक तो ये बताना, दूसरा कंपेयर करना। तो हाउ कुड वी कंपेयर? वी कैन कंपेयर यूजिंग द प्रॉपर्टीज लाइक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, और नेचर ऑफ ऑक्साइड आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑक्साइड बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि एल्यूमिनियम के केस में Al2O3 बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी है, गैलियम में भी Ga2O3 बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी है। जब आइसोलेटेड एटम रहता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जब वो बॉन्डेड स्टेट हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और एल्यूमिनियम और गैलियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी लफड़ा नहीं होगा, टॉप टू बॉटम सिंपल आंसर आ जाएगा,
दैट इज क्योंकि वहां पे वैलेंस शेल या पुअर शील्डिंग ये शब्द खत्म हो जाते हैं, तो इसीलिए तब अपन सिंपल कह सकते हैं टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, या लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, जो भी आंसर होगा वो हम परफेक्ट दे सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए मैंने टॉपिक आपको बताया कि जो मेटेलिक करेक्टर है, ये मेटेलिक करेक्टर का आइडिया हमें आयनाइजेशन एनर्जी से लगता है, जो कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तुमने शायद 9th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा था कि मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो लेफ्ट टू राइट घटता है और टॉप टू बॉटम बढ़ता है। अरे पढ़ा था? तो वही चीज मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक और लेवल अहेड चला गया और ये कहा कि मेटेलिक करेक्टर बोलना सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी चीज को उस बेसिस पे मेटल बोल देना गलत है, किसी को नॉन मेटल बोल देना गलत है, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर साइंटिस्ट ने कन्वेंशनली डिसाइड करके रखा है और वो आपके सामने है। और उसमें भी एनसीईआरटी में भी 2 पॉइंट्स हैं, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर है और एक चैप्टर वाइज अलग अलग फैमिलीज दे रखी है। हमें किसको फॉलो करना है? चैप्टर वाइज को फॉलो करना है। और उसमें जो है मैंने इसका मिक्स कर दिया, ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं, हमने उनको एक साथ एक जगह पर ले आए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का? चलिए, तो ये सब चीजें हो गई। ऐसे और भी एप्लीकेशन है, ये वाली एप्लीकेशन भी मैंने आपको लास्ट टर्न पे सिखाई थी, याद करो क्या थी। मैंने आपको पूछा था, गुरशब्द ने भी इनफैक्ट जवाब दिया था कि Na प्लस स्टेबल है, Na2 प्लस स्टेबल है। तो मैंने कहा था भाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 1 देखो, 2 देखो, क्या 2 बहुत ज्यादा है तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, पहले ही रुक जाएगी, तो Na+1 स्टेबल है। वैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के अंदर पहला नॉर्मल था, दूसरा नॉर्मल था, लेकिन तीसरा बहुत ज्यादा हो गया तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, यहीं रुक जाएगी, तो ये स्टेबल हो गया। तो जब कोई एब्रप्ट इंक्रीज होता है, ये वर्ड बहुत अच्छा है, अगर अचानक कोई बहुत बड़ा इंक्रीज होता है, उस चीज को जस्टिफाई कर लो, उसी चीज को समझ लो कि अगर तेजी से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू में डिफरेंस आ गया, तो आप बोलो कि नहीं भाई आगे नहीं जाऊंगा, यहीं रुक जाना। क्यों? अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट उल्टा पूछूं तो जवाब दे सकते हो? एल्यूमिनियम के केस में कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी पर एब्रप्ट इंक्रीज आएगा? गुरशब्द जवाब दो। एल्यूमिनियम के केस में कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी पर एब्रप्ट इंक्रीज आएगा? अच्छा ये बताओ, एल्यूमिनियम में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? एल्यूमिनियम किस फॉर्म में रहता है? Al। क्या बेटा? Al+3 तो पूछ रहा हूं, इसका मतलब Al+3 बनने वाला है। अगर एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? +1। 2 निकालेंगे तो? 3 निकालेंगे तो? 4 निकालेंगे तो? +4। तो बताओ मुझे कि उसका Al+3 स्टेबल है, तो हम कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी पर एब्रप्ट इंक्रीज देखेंगे? फिर भाई, अरे मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी में एब्रप्ट इंक्रीज देखेंगे? I2 और I3 में। लिख के देखते हैं जरा अपन। Al से Al+1 से Al+2 से Al+3 से Al+4, this is known as ionization energy 1, this is known as ionization energy 2, this is known as ionization energy 3, this is known as ionization energy 4। वापस सोचो और बताओ कि किस जगह पर हम एब्रप्ट इंक्रीज देखेंगे? क्या आयनाइजेशन एनर्जी 1 से आयनाइजेशन एनर्जी 2 बड़ी होती है? ऑब्वियस है। 2 से आयनाइजेशन एनर्जी 3 भी बड़ी होती है और 3 से आयनाइजेशन एनर्जी 4 भी बड़ी होती है। किस जगह पर हम लोग एब्रप्ट इंक्रीज देखने वाले हैं? अरे +3 स्टेबल है, ये मैंने और आपने बोल दिया, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, हम किस जगह पर एब्रप्ट इंक्रीज देखेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी से 1 से 2 में देखेंगे, 2 से 3 में देखेंगे, 3 से 4 में देखेंगे, किस जगह एब्रप्ट इंक्रीज देखेंगे? तो ये बात शुरू से बोल दो, 3 से 4 में हम एब्रप्ट इंक्रीज देखेंगे, तभी तो गाड़ी 3 पे रुक जाती है, 4 नहीं जाती, वो आगे नहीं जाती, क्योंकि 3rd पे वो गाड़ी रुक जाती है।
तो अब अगर मैं आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, उनको ध्यान से देखो, क्या देखकर बता सकते हो कि गाड़ी कहां रुकने वाली है? जहां एब्रप्ट इंक्रीज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्के से आ गई? ठीक है। अब ये सब चीजें बहुत बेसिक तरीका होता है आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताने का, लेकिन फिर भी रियलिटी होती है दूसरे फैक्टर जैसे कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। बिकॉज अगर आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर आंसर आ रहा होता तो कहानी अलग थी, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए हमें पूरा कंपाउंड बनाना पड़ता है और उसमें हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का मेजर रोल होता है। तो हम आगे जाके यही देखेंगे कि अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है तो हमने उसकी स्टेबिलिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी जैसे फैक्टर पर भी डिपेंड करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। तो ये हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मेजर पार्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद कुछ इनके एप्लीकेशंस है, जैसे रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल भी पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। इन सबको समझने के लिए सेकेंडरी फैक्टर्स हैं लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। आई एम डूइंग समथिंग अदर वे राउंड। नॉर्मली मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो इतने दिनों से पढ़ा ही रहा हूं, 6 लेक्चर्स हो गए हैं, और उसके बाद अपन उसको बोलते हैं भैया आप, मैं नोट्स आपको भेज देता हूं, आप लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। बट टुडे आई एम डूइंग द थिंग अदर वे राउंड। मैं क्या करने वाला हूं, आज आपको सारे नोट्स टिल लास्ट, मतलब बिल्कुल लास्ट तक, जिसके अंदर सारी एप्लीकेशन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, नेचर ऑफ कंपाउंड्स है, सब चीजें हैं, ये पूरे नोट्स आगे तक के आपको पीडीएफ में भेजने वाला हूं, ताकि आप क्लास से पहले इन सबको रिवाइज कर लें, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ तो है ही, पर एक बार आप जब इनको पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो आपकी क्लास जो नेक्स्ट होगी उसके अंदर आप ये सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। नोट्स ऑलरेडी आपको मैं दे दूंगा, तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं ये आपको पता है, क्या तरीके से पढ़ाने वाला हूं ये भी आपको पता होगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो पढ़कर आए, तब मजा आएगा समझने में और अच्छा लगेगा समझने में। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को या नहीं आई? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मैं आपको शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ऐप के बारे में भी मैं आपको वहीं पर व्हाट्सएप पे लिंक दे दूंगा, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर आपको शीट भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय।